नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश। हमने गुलाम वंश को कंप्लीट किया। गुलाम वंश के बाद जो शमसी वंश वगैरह थे ख़त्म करके हमने खिलजी वंश को शुरू किया है आज से। तो यह खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। तो आइए देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी, जो 1290 से 96 ईस्वी तक शासन किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी। इनका मूल नाम था मलिक खिलजी। इनका राज्याभिषेक किलूगढ़ी के महल में 13 जून 1290 ईस्वी को हुआ था। खिलजी राज्याभिषेक खिलजी संघ के नाम से जाना जाता है। जो खिलजी संघ था यह एक प्रधान था। तो आइए देखते हैं दोस्तों खिलजी वंश क्या है। तो खिलजी वंश के शासक मूल रूप से तुर्किस्तान के रहने वाले थे। ये लोग तुर्किस्तान के रहने वाले एक तुर्की थे जो खिलजी वंश के लोग थे। उनके पूर्वज 200 वर्ष पूर्व में इनके पूर्वज 200 वर्ष पूर्व में अफगानिस्तान में हेलमंद नदी घाटी के आसपास आकर रहने लगे। लगभग 200 वर्ष पूर्व उनके तौर तरीकों को सीख लिए। अर्थात ये लोग तुर्किस्तान के तुर्की सुल्तान यानी तुर्की मुसलमान ही थे, यही कहलाए। आइए देखते दोस्तों उदारवादी शासक। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी उदारवादी शासक था। वह हिंदू और इस्लाम वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार करता था। बलबन ने नियुक्त पदाधिकारियों को उनके पदों पर रहने दिया। जो बलबन ने पदाधिकारी नियुक्त किया था तो वह उनकी उस पदों को रहने दिया, उनको बर्खास्त नहीं किया, ना हटाया। जैसे दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन, इलाहाबाद का कड़ा मानिकपुर का सूबेदार मलिक छज्जू आज इत्यादि को अपने पद पर बना रहने दिया। लेकिन सुल्तान की उदारवादिता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि ईरान से आए हुए सिद्दी मौला बाबा की लोकप्रियता को देखकर सुल्ली उनकी हत्या करवा दिया। मतलब जो सुल्ली है एक, वह उनकी हत्या करवा दिया। चाहे सुल्ली कहो चाहे पिल्ली कहो, उनकी हत्या करवा दिया। क्योंकि धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या 10,000 हो गई थी। चाहे सुल्ली कहो चाहे पिल्ली कहो, तो इन्हें इसकी हत्या करवा दिया क्योंकि यह उदार था जलालुद्दीन की। इसके बाद मलिक छज्जू ने भी विद्रोह कर दिया था 1290 ईस्वी में। बलबन का भतीजा मलिक छज्जू, जो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, वह अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया और अपने नाम के सिक्के भी जारी करवाया और दिल्ली पर अधिकार करने के लिए प्रस्थान कर दिया। मलिक छज्जू, जो शाही सेनाओं द्वारा दिल्ली से बाहर कैद कर लिया गया और उसे मुल्तान भेज दिया गया। कुछ समय के पश्चात उसकी हत्या भी कर दी गई मलिक छज्जू की। 1290 ईस्वी में ऐसा कार्य किया था। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को 1290 ईस्वी में आमीर-ए-तुजुक का पद प्रदान किया। उनका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उनको आमीर-ए-तुजुक का पद प्रदान किया और कड़ा मानिकपुर का इख्तियार इन्हें नियुक्त कर दिया गया, यानी अलाउद्दीन खिलजी को। इसके बाद एक विजय होती है जिसे कहते हैं मालवा विजय। 1292 ईस्वी में मालवा विजय होती है, यानी अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान से अनुमति लेकर 1292 ईस्वी में मालवा विजय किया। भिलसा के किले को मालवा विजय किया, वहाँ भिलसा के किले को लूटा। वहाँ से प्राप्त धन को 1/5 यानी 20 राजकोष में जमा कर दिया है। इसे लूटा हुआ कर को खुम्स कर के नाम से जाना जाते हैं, लूटे हुए धन को। तो वह जमा कर दिया। इस कार्य से सुल्तान प्रसन्न होकर अलाउद्दीन खिलजी को अवध का भी सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। सूबेदार या इख्तियार नियुक्त कर दिया। मिल्सा के किले से अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी के धन के विषय में जानकारी प्राप्त हुई कि देवगिरी में भी बहुत सारा धन छुपा हुआ है, बहुत सारा धन है। तो अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पता चल गई। तो देवगिरी पर भी आक्रमण किया था 1296 ईस्वी में।
अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान से बिना अनुमति लिए ही देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। देवगिरी पर यादव वंश का शासक था रामचंद्र देव, वह शासन कर रहा था। जब उन्होंने देवगिरी पर आक्रमण किया सुल्तान से बिना बताए, तो वहाँ देवगिरी का यादव वंश का एक शासन था रामचंद्र देव, वह शासन वहाँ कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव को पराजित करके रामचंद्र देव को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद वहाँ से अत्यधिक धन लेकर वापस कड़ा मानिकपुर आया। जब वह कड़ा मानिकपुर चला आया अत्यधिक धन लेकर के, उनको पराजित करके रामचंद्र देव को अपने अधीन कर लिया, तब जब धन लेकर आ रहा था तो उस समय सुल्तान ग्वालियर में था। तो उसका सेनापति अहमद जब अलाउद्दीन खिलजी के मार्ग को रोकने की अनुमति मांगा, किंतु सुल्तान ने अनुमति नहीं दिया। मांगा था फिर भी सुल्तान ने अनुमति नहीं दिया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शरीयत खुम्सकर का पालन नहीं किया अब की बार, बल्कि सूचना भेजा कि सुल्तान कड़ा मानिकपुर आए तो हम सुल्तान के हिस्से का धन देंगे और स्वागत करेंगे, नहीं तो बंगाल भाग जाऊंगा या अपनी आत्महत्या कर लूंगा। इस बात को सुनकर सेनापति अहमद चप ने सुल्तान से कहा कि इसमें कोई षड्यंत्र अवश्य है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा कहा कि हम वहाँ नहीं आएंगे, आपको यहाँ आना होगा। यदि आप नहीं आएंगे तो मैं बंगाल भाग जाऊंगा और या तो अपनी आत्महत्या कर दूंगा। तो सेनापति जब अहमद चप था उनका, तो उन्होंने सुल्तान से कहा कि इसमें कोई षड्यंत्र अवश्य है। लेकिन सुल्तान जो था, सुल्तान अपने भतीजे पर विश्वास करके सेना को थल मार्ग से और अपने को जल मार्ग से कड़ा मानिकपुर आने का आदेश दे दिया। तब 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक सलीम ने सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी से मिलते समय घायल कर दिया। जब घायल कर दिया तब सुल्तान भागते हुए कहा कि अरे दुष्ट अलाउद्दीन खिलजी, तूने ये क्या किया? नाव पर चढ़ते समय इख्तियारुद्दीन हुद नामक सैनिक ने जलालुद्दीन खिलजी के सिर को काटकर भाले के नोक पर टांग कर कड़ा मानिकपुर में और अवध के सूबे में घुमाया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ऐसी निर्मम हत्या माना जाता किसी की नहीं हुई थी। वह चिल्लाया भी, अरे दुष्ट अलाउद्दीन, तुमने ये क्या किया? इनका सर काट करके कड़ा मानिकपुर में अवध के सूबे में इनको घुमाया गया। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ऐसी निर्मम हत्या माना जाता किसी की नहीं हुई। इसके बाद किसी अन्य सुल्तान की जो हत्या ऐसी नहीं हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी विरोधियों को धन बांटता हुआ दिल्ली पहुंचा और 1296 ईस्वी में बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रकार जलालुद्दीन की हत्या हो जाती है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अलाउद्दीन 1296 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक यह शासन किया था। इनका जन्म, अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 से 67 ईस्वी के बीच में हुआ था। इनके पिता का नाम था शिहाबुद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शिहाबुद्दीन था। यह एक कोतवाल, अला उल मुल्क का कोतवाल भी था। ये अला उल मुल्क नाम का एक कोतवाल था। इनका मूल नाम था अली मुरसास्फ। अला उल मुल्क के नाम से कोतवाल भी था। अगर राजत्व सिद्धांत की बात की जाए खिलजी के, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ना मैंने कुरान पढ़ी है, ना पढ़ी शरीयत। मैं इतना जानता हूं कि मेरे पूर्वज तुर्की मुसलमान थे, मैं भी तुर्की मुसलमान हूं। मैंने ना कुरान पढ़ी है, ना मैं कुरान की शरीयत पढ़ी है, मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा इन्होंने कहा। मुझे क्या करना है मैं अपने अनुसार कार्य करूंगा। मेरे कयामत के दिन अल्लाह क्या करेगा इसे मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन खिलजी उलेमा वर्ग को अपने प्रशासन में महत्वहीन कर दिया था। या किसी बात से यह डरता नहीं था आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। उलेमा वर्ग इस्लाम धर्म के कट्टर व्याख्याकार होते थे। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर उसने सिकंदर ए सामी यानी सिकंदर द्वितीय
की उपाधि धारण करके विश्व विजेता बनना चाहता था और एक नया धर्म चलाना चाहता था। लेकिन कोतवाल अलाउल मुल्क के सुझाव पर इन विचारों को त्याग दिया। इनका कोतवाल था अलाउल मुल्क, इन्हीं के कहने पर यह विचार त्याग दिया, नहीं तो यह एक नया धर्म चलाने वाला था, विश्व विजेता बनने वाला चाह थी इसका। एक नोट है, अलाउद्दीन खिलजी को भारत का सिकंदर कहा जाता है, ये भी ध्यान देना दोस्तों। भारत का सिकंदर कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ कार्य देख लेते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश करवाया, वक्फ-ए-बिख्ता नामक इकाई का गठन किया, पैदावार का यह उपज का 1/2 भाग यानी खराज कर के रूप में यानी 50% वसूल किया और भू राजस्व का बकाया वसूल करने के लिए दीवान-ए मुस्तकराज विभाग का भी यह गठन किया था। यह बहुत धन वसूलता था, कर के रूप में 50% यह टैक्स लेता था, जो बहुत ज़्यादा होता था। इसके बाद दोस्तों खुम्स कर देखते हैं। इनका खुम्स कर क्या है? खुम्स कर, जो खुम्स कर है 4/5 भाग सैनिक को देता था, 1/5 भाग राजस्व का होता था। खुम्स कर 1/5 भाग राजस्व होता था, 4/5 भाग सैनिक का होता था। जो युद्ध में लूटा हुआ धन था उसको मुट्ठे से प्राप्त धन को, जो युद्ध में लूटा हुआ धन, युद्धों से प्राप्त धन, मंदिरों से प्राप्त धन खुम्स कर कहलाया था। उपरोक्त प्राप्त धन का 4/5 भाग यानी 80% अपने पास रख लिया और सैनिकों को मात्र 1/5 भाग यानी 20% प्रदान किया, अर्थात शरीयत का पालन या नहीं किया। जैसा है कहा गया था 4/5 भाग सैनिक को दिया जाए, 1/5 भाग राजस्व का होता था, ऐसा कहा। लेकिन ऐसा शरीयत किसी ने पालन नहीं किया। अब जाइए कार्य, घरी कर और चरी कर यह लगाया था दोस्तों। यानी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने झुग्गी झोपड़ियों और मकानों पर टैक्स कर लगा दिया और जिनके पास अधिक मवेशी होते थे उन्हें भी कर देना पड़ेगा। जिसके पास भी मवेशी होंगे अधिक, यानी जानवर गाय भैंस आदि जानवर जिसके पास जितनी रहेंगी उसको उतना टैक्स देना पड़ेगा। इन्हीं दोनों प्रकार के करों को घरी एवं चरी कर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने इस कर को समाप्त कर दिया था जब आया था इनकी बात। नगर राजधानी अगर बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने पश्चिमी दिल्ली में सीरी नामक नगर बसाया था, इसकी स्थापना किया था और सीरी नगर में 1000 सितून महल यानी 1000 स्तंभों वाला महल निर्मित करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, यदि सैन्य व्यवस्था देखी जाए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था हुलिया एवं डाक प्रथा का इसने प्रचलन किया था। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने नियमित सेना रखने के लिए और उन्हें नगद वेतन देने के लिए सैनिकों के हुलिया एवं घोड़ों को दागने की प्रथा को प्रारंभ किया था। कि हम कैसे अब आजमाएंगे, पहचानेंगे ये हमारा है। केंद्र में अस्थायी सेना रखने के लिए बाजार व्यवस्था को नियंत्रित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद दोस्तों अगली क्लास में देखते हैं, तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।